हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नेविगेट प्राइम इंस्टीट्यूट पर। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। हम लोग आपके एग्जाम के लिए ये जो 5th यूनिट के अंतर्गत जो एक्ट है, तो इसी एक्ट के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ये 2023 के अंतर्गत आया था। ये इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुए। ठीक है, तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2023 में ये एक्ट आया था, जिसके अंतर्गत जो भी पर्सन है जिनका डिजिटल जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको लीक, उसका मिसयूज, उसका हैक नहीं हो, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट लाया गया था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये हमारा आपके एग्जाम के लिए एमपी टीएसआई एग्जाम के लिए, एमपीपीएससी टीएसआई एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में संचालित है। आप लोग यदि ऑफलाइन चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन कैंपस में, और ऑनलाइन चाहते हैं तो हमारे ऐप पर जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस एग्जाम के अलावा अलग अलग एग्जाम्स के लिए भी कोर्सेज रन किए जा रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पर। इन कोर्सेज के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये आरंभ बैच जो आपके एग्जाम के लिए संचालित है, ये लाइव हो चुका है। इस पर ये जितने भी क्लासेस है उनके पीडीएफ, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, ये सभी प्रोवाइड इस कोर्स के साथ की जा रही है। यदि आप चाहते हैं तो नेविगेट प्राइम जो ऐप है इसको इंस्टॉल करके अलग अलग जो एग्जाम्स है उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यदि आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक है हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये आपके एग्जाम, ये आपके सिलेबस में ये एक्ट दिया गया है, डिजिटल पर्सनल डेटा। तो डिजिटली रूप से हम जो भी डेटा सेव कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर में हो, चाहे वो किसी एप्लीकेशन में सेव कर रहे हैं, तो जो भी डेटा हमारा डिजिटली कंप्यूटर पर सेव हो रहा है, जो भी हमारा डेटा, ठीक है, ये हम लोग सॉफ्ट कॉपी जो कहते हैं, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में सेव हो रहा है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से प्रोविजन है, कौन कौन से ऐसे लॉ हैं कि यदि आपका जो डेटा है, यदि ये लीक हो गया, इसका मिसयूज हो रहा है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय, क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें दी गई है इस एक्ट के अंतर्गत। तो एक्ट तो ये लेके आते हैं, तो एक्ट ये डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए हैं कि डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बना के उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाए। तो जो भी इसको ऑफेंस कर रहा है उसको सजा, ठीक है, चाहे वो जेल के रूप में हो, चाहे वो पेनल्टी के रूप में हो, उसको सजा दी जाए। तो ये एक्ट के माध्यम से लीगली उस जो भी बात है, ठीक है, उस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जिससे भी रिलेटेड एक्ट है उसको लीगली परमिशन दे दी जाती है ये एक्ट के माध्यम से। तो हमारा टॉपिक है द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ठीक है, तो ये कब आया था? 2023 में आया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आएगा। तो ये भी क्वेश्चन है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में इनेक्ट हुआ था? तो 2023 में। तो लोकसभा में पास हुआ था 7 अगस्त 2023 में लोकसभा में ये पास हुआ था। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई भी जो एक्ट होता है, तो एक्ट को इनेक्ट होने में, लागू होने में, ठीक है, कुछ इसके स्टेप्स होते हैं। तो एक्ट यदि लागू होगा तो सबसे पहले पार्लियामेंट इसको परमिशन देगी, पार्लियामेंट इसको पास करेगा। और हमको पता है, हम जीके इतना पढ़ते हैं या इतना पता है कि पार्लियामेंट मतलब इसके दो हाउसेस होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। ठीक है, तो ये एक्ट किसी भी एक हाउसेस में जाके इसको आधे से अधिक बहुमत, ठीक है, मेजोरिटी के साथ इसको पास होना होता है। फिर ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट यदि इस पर सिग्नेचर कर देता है तो ये जो एक्ट है, ठीक है, ये लागू हो जाता है। ये एक्ट क्या है, ये पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। तो ये लोकसभा में सबसे पहली बार आया, लोकसभा से पास हुआ है 7 अगस्त 2023 को। राज्यसभा से पास हुआ है 9 अगस्त 2023 को। कभी कभी यदि डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये एक्ट लोकसभा से कब पास हुआ है, राज्यसभा से कब है। और पूरे देश पर लागू हुआ है, एनेक्टेड रिसीव्ड प्रेसिडेंट असेसमेंट।
जो प्रेसिडेंट की अनुमति मिलने के बाद ये पूरे देश में लागू हुआ है 11 अगस्त 2023 को। तो एक्ट को, ठीक है, पहले क्या होता है कि जब ये एक्ट या प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं होते हैं, इसको कहते हैं बिल। तो बिल किसी से भी रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस या कोई भी बात से रिलेटेड बिल आ सकता है। जब तक इसको पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट सिग्नेचर ना करे, पार्लियामेंट अनुमति ना दे, तो ये बिल एक्ट नहीं बनता है। तो ये क्या है कि पहले बिल कहलाता है, जैसे ही प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देता है पार्लियामेंट के पास होने के बाद, तो ये एक्ट कहलाता है। तो ये जो एक्ट बना था, ये एक्ट बना था 11 अगस्त 2023 को। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कब बना है, तो 11 अगस्त 2023 को। या कब इनेक्टेड हुआ है, प्रेसिडेंट ने कब इसको असेंटमेंट दी है या कब अनुमति दी है। तो ये तीनों, दो चार चीजें जो मैं बोल रहा हूं, ये तीनों के अर्थ एक जैसे हैं। इनेक्टेड कब हुआ है, कब बना है, कब प्रेसिडेंट ने अनुमति दी है। इन तीनों में एक ही डेट याद रखना है, 11 अगस्त। ठीक है। इस एक्ट में टोटल चैप्टर है 9 चैप्टर है इस एक्ट के अंतर्गत, और टोटल सेक्शन है 44। तो टोटल 44 सेक्शंस और टोटल चैप्टर 9 हमको पढ़ने हैं। अब 9 चैप्टर के अंतर्गत ही 9 चैप्टर को ये डिवाइड किया गया है 44 सेक्शंस के अंतर्गत। तो कोई भी हम लोग एक्ट पढ़ते हैं, उस एक्ट का जो पहला सेक्शन होता है, ये शुरू होता है, ठीक है, किससे, प्रिलिमिनरी से। तो टोटल चैप्टर है, एक बार उसके नाम पढ़ लेते हैं, फिर इसकी डिटेल देखते हैं। ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट क्या है, प्रिलिमिनरी, ठीक है, जिसके अंतर्गत सेक्शंस क्या है, 1 से लेके 3rd सेक्शन। 3 सेक्शन इसमें है, 1 से लेके 3rd। चैप्टर 2 ऑब्लिगेशंस ऑफ डेटा फ्यूडिशरी। ठीक है। अब क्या होते हैं डेटा फ्यूडिशरी, क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 के अंतर्गत, जिसमें सेक्शन 4 से लेके 10 तक है। चैप्टर 3 राइट एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल, जो डेटा है, ठीक है, उसके प्रिंसिपल के लिए राइट और ड्यूटीज क्या क्या होंगे। अब ये डेटा प्रिंसिपल क्या है, डेटा फ्यूडिशरी क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सेक्शंस 11 to 15 ये चैप्टर 3 के अंतर्गत है। चैप्टर 4 जो है स्पेशल प्रोविजंस है। स्पेशल प्रोविजंस में किसको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, ये हम सेक्शंस 16 to 17 देखेंगे। सेक्शन 5 में जाएंगे तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल बोर्ड या इंस्टीट्यूट बनाया गया है, जिसका नाम क्या होगा, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेक्शन 18 to 26 इसके प्रोविजंस, या जो बोर्ड बनाया गया है इसमें कौन कौन से व्यक्ति होंगे, ये सारे प्रोविजंस 18 to 26 देखेंगे। अगला है चैप्टर 6 पावर फंक्शंस एंड प्रोसीजर ऑफ बोर्ड, कि ये जो बोर्ड है उसके पावर क्या होंगे, उसके फंक्शंस क्या होंगे, ये जो भी कार्रवाई करेगा उसकी प्रोसीजर क्या होगी, ये हम लोग देखेंगे सेक्शन 27-28 में। चैप्टर 7 क्या है, अपील एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस, यदि कोई भी डिस्प्यूट होता है, यदि अपील कर दी है, तो उसके लिए कौन कौन से प्रोविजन होंगे, ये सेक्शन 29-32 के अंतर्गत देखेंगे, 29 से 32 के अंतर्गत। चैप्टर 8 पेनल्टीज एंड एजुकेशंस, ये हम लोग देखेंगे सेक्शन 33-34 में। चैप्टर 9 मिसलेनियस, 35 से लेकर 44 तक मिसलेनियस है। तो सभी चैप्टर को ये डिटेल में देखना है। इस चैप्टर में कौन कौन से सेक्शन है, किसके लिए बात कही गई, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले। तो चैप्टर फर्स्ट, कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में बहुत सारे एक्ट है, आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2008 अमेंडमेंट वाला जो है, ठीक है, साइड गाइडलाइन, या जो भी एक्ट पढ़ते हैं, तो उस एक्ट के जो फर्स्ट चैप्टर होता है, फर्स्ट चैप्टर सभी के लिए एक जैसा कॉमन होता है, जिसको क्या कहते हैं, फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी इसमें क्या होता है, इसमें, ठीक है, सेक्शंस जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट चैप्टर का नाम कॉमन होता है सभी के लिए, और जो सेक्शंस 1 होता है ये भी कॉमन होता है। सेक्शंस 1 में क्या होता है, शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट, शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट। तो इसमें ये बताया जाता है कि
जो जो एक्ट है इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, इस एक्ट का नाम क्या है? तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ये एक्ट का नाम है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 3 सेक्शंस है। टोटल सेक्शंस कितने हैं? पार्ट चैप्टर फर्स्ट में तो 3 सेक्शंस है। शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट, डेफिनेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ एक्ट। ये एप्लीकेशंस जो है एक्ट एप्लीकेशंस है वो क्या क्या है? तो जो फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन में तो यही बताया गया है, ठीक है, कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन के अंतर्गत ही ये बताया गया है कि ये जो एक्ट है, जो एक्ट है ये होल इंडिया पर लागू होगा। एनेक्टेड होल इंडिया, एनेक्टेड होल इंडिया। ठीक है, तो कोई भी एक्ट जो भारत में बनता है पूरे भारत पर लागू होता है। पहले जम्मू कश्मीर भारत का, ठीक है, संघ शासित प्रदेश था, तो ये जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा जो दिया गया था, संघ शासित प्रदेश तो अभी भी है, ठीक है, तो स्पेशल दर्जा जो दिया गया था आर्टिकल 370 के अंतर्गत, तो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे बहुत सारे एक्ट। अब जम्मू कश्मीर ये यूनियन टेरिटरी जब हो गया है तो ये जम्मू कश्मीर पे सभी एक्ट जम्मू कश्मीर पे भी लागू होते हैं। तो ये जो एक्ट है ये होल इंडिया पे एनेक्टेड है, सभी पूरे भारत पर लागू है। ठीक है, ये सेक्शन 1 के अंतर्गत बताया गया है। अब सेक्शन 2, अब सेक्शन 2 किसी भी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 2 चैप्टर 1 के अंतर्गत बहुत सारी डेफिनेशंस दी जाती है। ये डेफिनेशंस इसलिए दी जाती है कि आपको ये पता हो कि इस एक्ट के अंतर्गत जो भी वर्ड है उनके एप्रोप्रिएट या उनके सही मीनिंग्स क्या है। तो ये चैप्टर 2 के अंतर्गत डेफिनेशंस लगभग इसमें जेड भी 27-28 डेफिनेशंस हैं। ठीक है, ए से लेकर जेड बी तक पूरे अल्फाबेट, और फिर ए बी फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशंस है ये डेफिनेशंस क्या, ठीक है, अंदर क्या है देखो, ये आपके जो परीक्षा का पैटर्न है या परीक्षा का जो टाइप है, नेचर है, इसमें क्या है, रिटर्न एग्जाम तो होने वाला नहीं है। इसमें ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी एक, ठीक है, ये कीवर्ड दे दिया कि अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, ये किस डेफिनेशंस या किस सेक्शंस के अंतर्गत है। तो फिर इसमें बताना होगा कि 2 जो डेफिनेशंस है ये सेक्शंस क्या है 2, और इसके अंतर्गत भी 1। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल्स ये जो एक्ट है ये किस सेक्शंस के अंतर्गत है। तो इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण डेफिनेशंस होंगी उनके हमको सेक्शंस जरूर याद रखने हैं। तो सबसे पहला सेक्शन आता है 2A। इस सेक्शन 2 के अंतर्गत एबीसी करके ये डेफिनेशंस दी गई है। 2A, appellate tribunal mean the telecom dispute settlement and appellate tribunal establishment under section 14 of Telecom Regulatory Authority of India Act 1997। अब ये ट्रिब्यूनल होता है, हम लोगों ने आईटी एक्ट में भी पढ़ा था। ठीक है, तो आईटी एक्ट में भी क्या होता है कि जो आईटी एक्ट के अधीन जो भी बात प्रोविजंस है, यदि उसमें से, ठीक है, एजुकेटिंग ऑफिसर्स ने यदि कोई भी फैसला दिया है, अब इस फैसले के विरुद्ध हमको, ठीक है, हायर कोर्ट में जाना है तो फिर जाते हैं ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल के भी फैसला जो भी डिसीजन दिया है उसके विरुद्ध जाना है तो हाई कोर्ट में जाते हैं। ये हम लोगों ने आईटी एक्ट के अंतर्गत पढ़ा था। अब ये ट्रिब्यूनल क्या होता है, ठीक है, इस एक्ट में जो भी प्रोविजंस है उनके जो फैसले हैं, ठीक है, उसमें डिसीजन एक ट्रिब्यूनल एक्ट के माध्यम से दिया जाएगा। और ट्रिब्यूनल एक्ट की परिभाषा इसमें बोली गई है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 में बना था उसके सेक्शन 14 के अनुसार ही ये ट्रिब्यूनल एक्ट माना जाएगा। अर्थात इस एक्ट के सेक्शन 14 में जो ट्रिब्यूनल एक्ट की डेफिनेशंस है वही डेफिनेशंस ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग या उसके लिए होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है, कि ये किस सेक्शन से है, तो 2A, और ये किस एक्ट के तहत ये ट्रिब्यूनल की परिभाषा दी गई है, तो 1997 एक्ट के तहत। अगला है ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड मतलब क्या है कि कोई भी चीज ऑटोमेटेड है तो उसका मतलब क्या होगा, ठीक है, 2B के अंतर्गत ये बताया गया है। Automated means any digital process capable of operating automatically in response to instructions given or otherwise for the purpose of processing data। तो इसमें कोई भी ऐसी डिवाइस जो ऑटोमेटिक क्या होती है, प्रोसेस हो रही है डेटा के द्वारा, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं,
उन सभी को हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑटोमेटेड कह रहे हैं। एनी डिजिटल प्रोसेस कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगला है बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैं स्टार लगाऊंगा वो हमको डेफिनेशंस जरूर पता होना चाहिए और उस डेफिनेशंस के सेक्शंस के अंतर्गत है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। तो बोर्ड मींस द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 80। इसी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 18 में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट करेगी। ये बोर्ड सेक्शन 18 के अंतर्गत बताया गया है। तो इसकी डेफिनेशंस दी गई है 2C में, तो सेक्शन 2 के अंतर्गत ये सी है। अगला है सर्टेन लेजिटिमेट यूजेस मींस द यूजेस रेफर्ड इनटू द सेक्शन 7, ठीक है। इसमें कौन से लीगल, ठीक है, यूजेस उपयोग होंगे, ये सेक्शन 7 के अंतर्गत बताया गया है। सर्टेन लेजिटिमेट यूजेस, चेयरपर्सन, अब बोर्ड का जो चेयरपर्सन होगा, ठीक है, मींस द चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है 2E के अंतर्गत, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच सेक्शंस द डेफिनेशंस ऑफ चेयरपर्सन, तो सेक्शंस कौन सा है, 2E। अगला है 2F, ठीक है, चाइल्ड। इसमें बताया गया है, ठीक है, चाइल्ड मतलब जो डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है, कहीं पर भी चाइल्ड का उल्लेख या कहीं भी कोई प्रोविजंस का, ठीक है, उल्लंघन ब्रीचमेंट होता है, तो उसमें यदि चाइल्ड है तो चाइल्ड की डेफिनेशन क्या होगी। तो चाइल्ड मतलब क्या है कि जिसकी एज 18 ईयर्स से नीचे है वो चाइल्ड है। मीन्स इंडिविजुअल हु हैज नॉट कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस एक्ट के तहत तो चाइल्ड के डेफिनेशंस में मिनिमम जो एज का क्राइटेरिया वो कितना है, तो 18 ईयर्स। तो याद रखना 18 ईयर्स के नीचे चाइल्ड माना जाएगा। ये 2F के अंतर्गत डेफिनेशंस दी गई है। अगला है कंसेंट मैनेजर, ये इंपॉर्टेंट है। कंसेंट मैनेजर means a person registered with board who act as a single point of contact to enable a data principal to give, manage, review and withdraw her consent through an accessible, transparent and interoperable platform। कंसेंट मैनेजर मतलब क्या होता है, ठीक है, जो भी यदि डेटा या पर्सनल किसी व्यक्ति ने, ठीक है, डिजिटल्स जो प्रिंसिपल है, डेटा प्रिंसिपल है, किसी ने यदि डेटा की अनुमति दी है तो उस अनुमति को चेक करके ये कंसेंट मैनेजर, ये अनुमति प्रबंधक हिंदी में कहते हैं, कंसेंट जो मैनेजर होता है, ठीक है, ये जो बोर्ड बनाया गया है उस बोर्ड से रजिस्टर्ड होता है और ये सारी चीजें, ठीक है, ये करता है डेटा प्रिंसिपल टू गिव, मैनेज, रिव्यू एंड विथड्रॉ हर कंसेंट थ्रू एंड एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट एंड इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म। तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है डेटा। तो डेटा मतलब क्या होगा, ठीक है, कंप्यूटर में तो डेटा क्या होता है, रॉ फॉर्म में इमेज है, ठीक है, डॉक्यूमेंट है, वर्ड है। अब इसमें डेटा मतलब क्या है, तो डेटा मीन्स ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, डेटा एक तरीका है जिसमें फैक्ट, कंसेप्ट, ओपिनियन, इंस्ट्रक्शंस इन ए मैनर suitable for communications, interpretations or processing by human being or by automated means। ठीक है, तो डेटा की परिभाषा ये 2H के अंतर्गत है, ये याद रखना है। 2G याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 2H ये डेटा की डेफिनेशन है। तो डेटा मतलब क्या है, ठीक है, ऐसा कोई भी, ठीक है, फैक्ट, कंसेप्ट, ओपिनियंस जिसका यूज कम्युनिकेशंस, इंटरप्रिटेशंस में किया जाता है वो डेटा कहलाता है। डेटा फ्यूडिशरी ये इंपॉर्टेंट है 2I के अंतर्गत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा फ्यूडिशरी मतलब क्या होता है, डेटा फ्यूडिशरी मींस एनी पर्सन्स हु अलोन और इन कंजंक्शन विद अदर पर्सन्स determines the purpose and means of processing of personal data। तो डेटा फ्यूडिशरीज एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो कि ये देखते हैं कि जो भी पर्सनल डेटा है, ठीक है, इसका पर्पस, डिटरमाइन द पर्पस एंड मींस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। तो जो भी पर्सनल डेटा है इसकी जो प्रोसेस है, जैसे हमने कोई एप्लीकेशन, जैसे, ठीक है, कोई भी डिजिटल प्ले स्टोर या
कोई भी एप्लीकेशन, गवर्नमेंट की कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, प्राइवेट कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, उसमें जो हमने डेटा दिया है तो डेटा प्रोसेस सही हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि डेटा का मिसयूज हो रहा हो, डेटा लीक हो रहा हो। ठीक है, जितने भी लोग हैं उनका डेटा का लीक होके उनके साथ कोई बैंक धोखाधड़ी हो रही हो, तो ये डेटा जो डिजिटल डेटा है इसके प्रोसेसिंग को पर्पस या इसके प्रोसेसिंग को कार्रवाई या इस पर इन्वेस्टिगेशन या इस पर निगरानी रखता है डेटा फ्यूडिशरी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है डेटा फ्यूडिशरी और दूसरा है डेटा प्रिंसिपल। ये दो टर्मिनोलॉजी से ही पूरे एक्ट में बात होगी, डेटा प्रिंसिपल, डेटा फ्यूडिशरी। ठीक है, ये ज्यादा आएंगे। तो ये दोनों डेफिनेशन टू आई और जे, कंटिन्यू ये याद रखना। आई जे में क्या है, आई में डेटा फ्यूडिशरी और जे में डेटा प्रिंसिपल। डेटा प्रिंसिपल मीन्स द इंडिविजुअल टू whom द पर्सनल डेटा रिलेट्स एंड वेयर सच इंडिविजुअल इज। ठीक है, डेटा प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, जिससे जो भी डेटा है वो रिलेट होता है या संबंधित होता है। जैसे कि मेरा डेटा मैंने कोई एप्लीकेशन पर यदि इंस्टॉल किया है तो उसमें, ठीक है, अपनी जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसमें मैंने आधार कार्ड लगाया है, उसमें अपनी एज के बारे में बताया है, उसमें और भी डेटा दिया है। उसमें हम लोग परमिशन जब देते हैं, ठीक है, तो कॉल लॉग की परमिशन भी दे दी है, तो उसमें परमिशन दी है। ठीक है, तो फोटो और इमेज की परमिशन भी दे दी है। तो वो एप्लीकेशन जो हमारे फोटो इमेज को भी फैच कर सकता है, उससे भी वो, ठीक है, डेटा ले सकता है। तो डेटा प्रिंसिपल मतलब जिसका डेटा है, इंडिविजुअल्स और हुम, जिसका पर्सनल डेटा, ठीक है, रिलेट एंड वेयर सच इंडिविजुअल्स। जहां पर एक चाइल्ड है, ए चाइल्ड इंक्लूड्स द पेरेंट्स और लॉफुल गार्जियन। ठीक है, यदि कोई बच्चा है, ठीक है, एप्लीकेशंस पर या किसी भी तरीके का उसका जो डेटा है, ठीक है, तो वहां पर डेटा प्रिंसिपल्स कौन होंगे, उनके गार्जियन। ए पर्सन, जैसे अब क्या बच्चों के भी आइडेंटिटी, वो अपना आधार कार्ड बन रहे हैं 5 साल के बच्चे की, ठीक है, तो वहां पर डेटा का मालिक कौन होगा, उसके फादर मदर, ठीक है, उसके गार्जियन। वैसे वो यदि वयस्क के एडल्ट है तो डेटा का प्रिंसिपल या डेटा मालिक वो खुद होगा। ए पर्सन विद डिसेबिलिटी इंक्लूड्स हर लॉफुल गार्जियन। यदि कोई डिसेबल पर्सन है तो उसके जो लॉफुल गार्जियन, ठीक है, जो होंगे, जो भी लीगली गार्जियन होंगे, ठीक है, वो माने जाएंगे डेटा प्रिंसिपल। तो डेटा फ्यूडिशरी, डेटा प्रिंसिपल, टू आई और टू जे के अंतर्गत ये डेफिनेशन बताई गई है। अगला है डेटा प्रोसेसर। डेटा प्रोसेसर मीन्स एनी पर्सन हु प्रोसेस पर्सनल डेटा ऑन बिहाफ और डेटा फ्यूडिशरी। ठीक है, इसमें याद रखना डेटा फ्यूडिशरीज क्या होता है, ए पर्सन, ठीक है, या, ठीक है, ये टीम जो क्या करती है कि डेटा प्रोसेसिंग जो है उसके पर्पस डिटरमाइन करती है, डेटा फ्यूडिशरी। तो डेटा प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है, कि डेटा को प्रोसेस करना है, जो पर्सनल डेटा जो डेटा डिजिटल प्रिंसिपल ने दिया है, डेटा प्रिंसिपल ने दिया है, ठीक है, इस डेटा को प्रोसेस करता है डेटा प्रोसेसर। इसकी डेफिनेशन 2K के अंतर्गत है। डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये भी इंपॉर्टेंट है, के ये एल है, means an individual appointed by the significant data fiduciary under clause A of subsection 2 of sections 10। तो सेक्शन 10 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर एक पोस्ट है, ठीक है, जिसके क्या क्या काम होंगे, जो डेटा फ्यूडिशरी के अंतर्गत डेटा को, ठीक है, उसका पर्पस क्या है डिटरमाइन करने के लिए डेटा फ्यूडिशरी जो होगा, ठीक है, उसके अंतर्गत एक ऑफिसर होगा जिसको हम लोग डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर कहेंगे। तो ये सेक्शन 10 में इसके फंक्शंस के बारे में बताया गया है, परंतु डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर की डेफिनेशंस बताई गई है ये 2L के अंतर्गत। 2L में डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में डेफिनेशंस दी गई है। अगला है डिजिटल ऑफिस, मीन्स एन ऑफिस दैट अडॉप्ट एन ऑनलाइन मैकेनिज्म wherein the proceeding are conducted in online और डिजिटल मोड। एक ऐसा ऑफिस जहां पर जो भी डेटा है, ठीक है, ये डिजिटली प्रोसेस होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिजिटल ऑफिस। ये डेफिनेशन से डिजिटल पर्सनल डेटा मींस पर्सनल डेटा इन डिजिटल फॉर्म। डिजिटल पर्सनल डेटा एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं तो इसमें डिजिटल पर्सनल डेटा क्या होगा, ये भी परिभाषा जो है डेफिनेशन से ये इंपॉर्टेंट है 2N, क्योंकि इस एक्ट का जो डेफिनेशन है डिजिटल पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन जो एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो डिजिटल पर्सनल डेटा मतलब क्या है, मीन्स पर्सनल डेटा, ठीक है, किसी व्यक्ति का पर्सनल डेटा
इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकली रूप से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, डिजिटली रूप से यदि पर्सनल डेटा है तो इसको हम लोग डिजिटल पर्सनल डेटा कहते हैं। जैसे हमारा आधार कार्ड, ठीक है, फिजिकली तो हमको पता है कि हमारे, ठीक है, आधार कार्ड पे लिखा हुआ है नाम, नंबर, एज वगैरह, परंतु ये डिजिटली रूप से भी सेव है। जब हमने आधार कार्ड बनवाया था तो हमने, ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिजिटली दी थी, जैसे थंब इम्प्रेशन दिया था, बायोमेट्रिक जिसको कहते हैं, ठीक है। आई के रेटिना का भी क्या हुआ था, ठीक है, ये हम लोगों ने डेटा दिया था। तो बहुत सारे डेटा, ठीक है, ये जो दिए थे ये डिजिटली सेव, यूआईडीएआई की वेबसाइट पर, ठीक है, ये यूआईडीएआई की संस्था पे ये सेव है। तो ये डिजिटल पर्सनल डेटा मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो डिजिटली सेव या डिजिटली फॉर्म में है, ये डिजिटल पर्सनल डेटा कहलाती है। ज्ञान, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं, ज्ञान इन प्रॉपर्टी और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु 2O के अंतर्गत ये ज्ञान की डेफिनेशन बताई गई है। लॉस, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2P के अंतर्गत ये लॉस की डेफिनेशन से। मेंबर, अब जो बोर्ड होगा उसके मेंबर कौन कहलाएंगे, तो चेयरपर्सन, बाकी सभी एम्प्लॉय, ठीक है, जो जितने भी बोर्ड में जो मेंबर होंगे, ठीक है, जितने भी लोगों से मिलकर बने होंगे, उन सभी लोगों को क्या कहा जाएगा, मेंबर कहा जाएगा। ये डिजिटल बोर्ड, जो बोर्ड बना है, ठीक है, ये और इसके मेंबर्स, ये परिभाषा डेफिनेशन किसमें है, 2Q में मेंबर है। नोटिफिकेशंस, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं कि नोटिफिकेशंस जो होगा मीन्स नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजेट, नोटिफाई एंड नोटिफाइड शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली, पर्सन्स एन इंडिविजुअल, ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ कहते हैं, एक कंपनी, फर्म। तो अब किसी के विरुद्ध भी नोटिफिकेशंस गजट में ये जारी किया जा सकता है, तो ये नोटिफिकेशन की डेफिनेशन है 2R के अंतर्गत। अगला है 2T, पर्सनल डेटा, मीन्स एनी डेटा अबाउट एनी इंडिविजुअल हु इज आइडेंटिफाई वाई और इन रिलेशन टू सच डेटा। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डिजिटल पर्सनल डेटा, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो डिजिटली सेव की गई है, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये डिजिटल पर्सनल डेटा है 2N के अंतर्गत। और पर्सनल डेटा है, यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन में पर्सनल डेटा, ठीक है। तो कौन सा पर्सनल डेटा है, ठीक है, जिसे डिजिटली स्टोर किया जाना है, तो पर्सनल डेटा में क्या है कि जो किसी भी इंडिविजुअल से संबंधित है, ठीक है, प्राइवेट जो इंफॉर्मेशन है। तो पर्सनल डेटा मीन्स डेटा अबाउट एन इंडिविजुअल हु इज आइडेंटिफिएबल बाय और इन रिलेशन टू सच डेटा। तो ये डेफिनेशंस पर्सनल डेटा की 2T के अंतर्गत है। पर्सनल डेटा ब्रीच, अब पर्सनल डेटा का उल्लंघन किस तरीके से हुआ है, पर्सनल डेटा ब्रीच, तो ये पर्सनल डेटा ब्रीच की डेफिनेशन है 2U। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये बहुत सारी डेफिनेशन से याद कैसे होंगी, तो इसको याद रखने का यही तरीका है, कोई भी डेफिनेशन है उसका सेक्शन 2U, सिर्फ इसका जो कीवर्ड है पर्सनल डेटा ब्रीच, ये याद रखो, बाकी सभी चीजें आपको पता है, क्योंकि एक बार आप पढ़ लेंगे और एक बार खुद से आप यदि जो PDF है उसको पढ़ लिया तो इसका मतलब तो आप समझ जाएंगे कि पर्सनल डेटा मतलब क्या होता है, ये पर्सनल डेटा ब्रीच किस तरीके से होती है। तो मीन्स, तो अब आपको क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स, जो भी एक्ट है उसके शॉर्ट नोट्स बनाना है, सेक्शन के सामने सिर्फ कीवर्ड रखना है, कीवर्ड उसमें देखना है, कीवर्ड को ही याद करना है, कीवर्ड से आपको पूरा सेक्शन पता चल जाएगा। पर्सनल डेटा ब्रीच मीन एनी अनऑथराइज्ड प्रोसेसिंग और एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर, एक्यूजन, शेयरिंग, यूज, अल्टरेशन, डिस्ट्रक्शंस और लॉस ऑफ एक्सेस दैट कंप्रोमाइजेस कॉन्फिडेंशियली इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा ब्रीचमेंट मतलब पर्सनल डेटा को, ठीक है, या तो उसका मिसयूज किया है, ठीक है, या पर्सनल डेटा को चुरा कर कोई ऐसा अब्यूज या कोई भी ऐसा क्राइम किया है, तो पर्सनल डेटा ब्रीच, उसका जो पर्सनल डेटा है उसका उल्लंघन माना जाएगा। तो किसी भी तरीके से पर्सनल डेटा को हैक करके, ठीक है, अनऑथराइज तरीके से उसको डिस्क्लोजर करके, शेयर करके, अल्टरेशन करके, ये कोई भी तरीका यदि अपनाया है तो इसको क्या कहेंगे, पर्सनल डेटा ब्रीच। अगला प्रिस्क्राइब्ड, मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है परंतु फिर भी ये पता होना चाहिए। प्रोसीडिंग मीन्स एनी एक्शन टेकन बाय बोर्ड अंडर दिस एक्ट, प्रोसेसिंग मतलब क्या, प्रोसीडिंग मतलब क्या है कि बोर्ड के द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी उसको प्रोसीडिंग के अंतर्गत माना जाएगा। प्रोसेसिंग
means a wholly or partially automated operations or set of operation performed on digital personal data, including collecting, recording, organizations, structuring, storage, adaptations, retrieval, use, alignment, indexing, sharing, disclosure, restorations, erasure, डिस्ट्रक्शन। तो ये प्रोसेसिंग के अंतर्गत ये सब माना जाएगा। सी, अब कहीं कहीं पर इस एक्ट में, ठीक है, सी का यूज किया गया, तो सी का मतलब यहाँ पर कोई जेंडर को यहाँ पर, ठीक है, ये डिफाइन नहीं कर रहा है कि सी मतलब कभी कभी जैसे कि हमने बोला है, ठीक है, कि जैसे जनरल यूज में हम बोलते हैं कि हाई कोर्ट ऐसा नहीं करेगी, तो हाई कोर्ट की जगह, ठीक है, हाई कोर्ट एक फीमेल की तरह हमने यूज किया है, हाई कोर्ट ऐसा नहीं करेगा, या किसी इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है, हम लोग करेगी, या इसको फीमेल के रूप में भी यूज करते हैं। ये हम लोग सेंटेंस फीमेल के रूप में बनाते हैं, ठीक है। तो सी, यहाँ पर सी इंक्लूड रेफरेंस टू एन इंडिविजुअल, इसका यूज इंडिविजुअल की तरह यूज होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ये यहाँ पर जेंडर को प्रदर्शित नहीं करेगी, ठीक है। सी मतलब क्या है, किसी इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर प्रयोग है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जिसमें हम लोग सी या फीमेल वर्जन का उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो सी मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल है, ना कि कोई जेंडर के लिए। सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरी मीन्स एनी डेटा फ्यूडिशरी और क्लास ऑफ डेटा फ्यूडिशरीज as may be notified by the central government under the section 10. Specified purpose means the purpose mentioned in the notice given by the data fiduciary to the data principal in according with the act and rules. ये स्पेसिफाइड पर्पस के अंतर्गत बताए गए हैं। जेड बी, स्टेट, ठीक है, स्टेट शब्द जो आएगा इसका मतलब क्या होगा, आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया, स्टेट मतलब क्या होगा कि कोई राज्य, कोई एमपी यूपी ऐसे राज्य नहीं है, स्टेट मतलब कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है, ये सभी जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको स्टेट के अंतर्गत माना जाएगा, और इसकी क्लियर डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई है। हमारे एक्ट के लिए इतनी जरूरी नहीं है, सिर्फ हम लोग जानेंगे स्टेट जेडबी के अंतर्गत डेफिनेशन, और इसमें बताया गया आर्टिकल 12 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वही स्टेट माना जाएगा। अब सेक्शन 3, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। ये कहां कहां एप्लीकेबल होगा, इसके एप्लीकेशंस क्या है एक्ट के सेक्शन 3 के अंतर्गत, चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 3 के ये सब सेक्शंस, अब देखो ये इस तरीके से भी सब सेक्शन, यदि 3(1) यदि कहीं पर ऑप्शन में है आपके एग्जाम में, तो 3 सेक्शन से 1 उसका क्या है, सब सेक्शन से। तो सब सेक्शन 1 में क्या है, एक्ट अप्लाइज टू प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा इन इंडिया, ठीक है, ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है, लागू होगा, ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा, इंडिया में डिजिटल पर्सनल डेटा पर, ठीक है, कोई भी यदि काम हुआ है तो प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा, डेटा इज कलेक्टेड इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है, जहां पर डेटा डिजिटल फॉर्म में कलेक्ट हुआ है, डेटा इज कलेक्टेड इन नॉन डिजिटल फॉर्म बट लेटर डिजिटाइज, ठीक है, ये नॉन डिजिटल फॉर्म में डेटा कलेक्ट किया गया था पर बाद में इसको डिजिटाइज कर दिया गया है, अर्थात इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, वहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। एक्ट एप्लीकेबल अप्लाइज टू प्रोसेस ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा। ये 3 फर्स्ट सेक्शन 3 फर्स्ट में बताया गया है कि ये जो एक्ट है कहां पर एप्लीकेबल होगा। एक्ट ऑल्सो अप्लाइज टू प्रोसेसिंग डन आउटसाइड इंडिया, ठीक है, अब ये एक्ट वहां पर भी एप्लीकेबल होगा यदि ये प्रोसेसिंग कहीं बाहर से की गई है, परंतु जो प्रभावित व्यक्ति या प्रभावित कोई इंडिविजुअल है वो इंडिया में है, या प्रभावित कोई भी सिस्टम या पर्सनल डेटा है वो इंडिया में है। तो इसमें ये बोला गया एक्ट ऑल्सो अप्लाई टू प्रोसेसिंग डन आउटसाइड इंडिया, ये प्रोसेसिंग कहां पर है, आउटसाइड ऑफ इंडिया है। सच प्रोसेसिंग रिलेट्स टू ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज, ऐसी प्रोसेसिंग कोई गुड्स या सर्विसेज के माध्यम से हो सकती है। टू इंडिविजुअल डेटा प्रिंसिपल, इंडिविजुअल जिसका जो डेटा है, ठीक है, जिसका ये डेटा, ठीक है, पर्सनल डेटा है, उसको डेटा प्रिंसिपल बोला जाएगा इस एक्ट में। लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शंस
3K1 में बताया गया है कि ये जो डेटा जो एक्ट है ये कहां पर एप्लीकेबल होगा, तो जहां पर डेटा जो डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग है, ठीक है, वहां पर ये होगा एप्लीकेबल। दूसरा कहां पर होगा, सेक्शन 3K2 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से यदि कोई धोखाधड़ी कर रहा है इंडिया में बैठे लोगों के साथ, ठीक है, तो वहां भी होगा। तो ये प्रोसेसिंग बाहर से हो रही है, प्रोसेसिंग डन आउटसाइड का जो इंडिविजुअल्स है, ये इंडिविजुअल लोकेटेड कहां पर है, इंडिया में, तो उस पर भी ये एक्ट अप्लाई होगा। ये 3 के सेक्शन 2 और ये 1 के अंतर्गत बताए गए। जिस पर ये स्टार है ये इंपॉर्टेंट है। एक्ट डज नॉट अप्लाई, एक्ट कहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, पर्सनल और डोमेस्टिक यूज, जहां पर कोई पर्सनल व्यक्ति, ठीक है, जैसे कि मैं हूं, ठीक है, मैं अपना डेटा खुद ही यूज कर रहा हूं, जैसे कि मैं, मेरा आधार कार्ड है, ठीक है, मैं इसका यूज खुद ही कर रहा हूं, ठीक है, या पर्सनल यूज के लिए कर रहा हूं, तो वहां पर ये एक्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि मैंने अपना डेटा मैंने अपने किसी रिश्तेदार को दे दिया है कि ये आप डेटा मेरा रख लो, या ठीक है आप इस डेटा का यूज, तो ये पर्सनल और डोमेस्टिक घरेलू यूज में यदि कोई डेटा यूज हो रहा है तो यहाँ पर ये एक्ट का उल्लंघन या एक्ट से रिलेटेड कोई क्राइम नहीं माना जाएगा। पर्सनल डेटा प्रोसेस बाय एन इंडिविजुअल फॉर प्राइवेट और डोमेस्टिक एक्टिविटीज, यहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सेक्शन 3 में बताया गया है। 3 डेटा मेड पब्लिकली अवेलेबल बाय द डेटा प्रिंसिपल हरसेल्फ, ठीक है, किसी भी व्यक्ति ने अपना डेटा पब्लिकली खुद ही ये पब्लिक कर दिया है। ए पर्सन हु इज लीगली रिक्वायर्ड अंडर द इंडिया लॉ टू मेक द डेटा पब्लिक, यदि कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ये इंडियन लॉ के अनुसार, ठीक है, डेटा को पब्लिक या डेटा को, ठीक है, पब्लिक करने की अनुमति दी है। पर्सन हु इज लीगली रिक्वायर्ड अंडर इंडियन लॉ टू मेक द डेटा पब्लिक, ठीक है, एक कोई पर्सन है, ठीक है, जिसको लीगली ये, ठीक है, आईटी जो लॉ के तहत डेटा को पब्लिक करने या डेटा को लेने की परमिशन दी गई है, तो वहां पर ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा। अब है चैप्टर 2। चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत सेक्शंस 1, 2, 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। सेक्शंस 1, 2, 3 में हम लोगों ने क्या देखा है कि 1 के अंतर्गत देखा है कि जो भी हमारा एक्ट है उसका शॉर्ट नेम क्या है। 2 के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा है, बहुत सारी डेफिनेशंस देखी है। 3 के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा है, ये बहुत सारे जो डेटा जो प्रोटेक्शन एक्ट है ये कहां कहां पर एप्लीकेबल होगा। अगला है चैप्टर 2, ऑब्लिगेशंस ऑफ डेटा फ्यूडिशरीज, ठीक है, ये डेटा फ्यूडिशरीज की कौन कौन से ऑब्लिगेशंस होंगे, तो सेक्शंस 4 के अंतर्गत बताया गया है। 4 में क्या है, ग्राउंड्स फॉर प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा, ये पर्सनल डेटा का ग्राउंड, प्रोसेसिंग करने का ग्राउंड आधार क्या है ये बताया गया है। 5 में नोटिस है। 6 में कंसेंट अनुमति है। 7th सेक्शन में सर्टेन लेजिटिमेट यूजेस है। 8th में जनरल ऑब्लिगेशंस ऑफ डेटा फ्यूडिशरी है। 9th में प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ चिल्ड्रन है, जो चिल्ड्रन का जो पर्सनल डेटा है उसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से होगी, ठीक है। 10th में क्या, एडिशनल ऑब्लिगेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरी, तो ये क्वेश्चंस आए कि डेटा फ्यूडिशरी के दायित्व में ऑब्लिगेशंस किस चैप्टर में है, तो सबसे पहले तो चैप्टर 3 के अंतर्गत, चैप्टर 2 के अंतर्गत डेटा फ्यूडिशरी के ऑब्लिगेशंस दिए गए हैं। अलग अलग ऑब्लिगेशंस है। डेटा फ्यूडिशरी मतलब क्या है कि जो डेटा को प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा डेटा फ्यूडिशरी है, ठीक है, तो ये अलग अलग उसके ऑब्लिगेशंस दायित्व हैं। अब एक एक करके इनको देखेंगे। तो सबसे पहले है सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 में ये बताया गया है ग्राउंड फॉर प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा, पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने का आधार क्या होगा, ऐसे बताया गया है। पर्सनल डेटा में भी प्रोसेस ओनली, पर्सनल डेटा को तभी प्रोसेसिंग में यूज किया जा सकता है, पर्सनल डेटा को तभी ये यूज जो डेटा फ्यूडिशरी के माध्यम से किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के अनुरूप हो, इस एक्ट से संबंधित हो। यदि कोई क्राइम हुआ है इस एक्ट से रिलेटेड, तभी इस पर्सनल डेटा को, ठीक है, क्या किया जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग हो। फॉर ए लॉफुल पर्पस, ठीक है, कोई भी ऐसा, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग लॉफुल पर्पस हो, तभी ये डेटा को कैसा है, ये प्रोसेस किया जा सकता है, डेटा को लिया जा सकता है किसी भी
इंडिविजुअल के पर्सनल डेटा को। तो यहां पर सेक्शन 4 में यही बताया गया कि जो पर्सनल डेटा है इसको लेने या इसको प्रोसेस करने के ग्राउंड्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला 4(1) में, सेक्शन 4(1) में क्या है कि पर्सनल डेटा को प्रोसेस तभी कर सकते हैं कि ये डेटा इस एक्ट से संबंधित हो। दूसरा कोई एक्ट डेटा है ये लॉफुल पर्पस उसका हो, विद कंसेंट ऑफ द डेटा प्रिंसिपल, डेटा कंसेंट, ठीक है, डेटा प्रिंसिपल जो इंडिविजुअल है उसकी अनुमति के साथ, फॉर सर्टेन लेजिटिमेट यूजेस, सेक्शन 7 के अनुसार, ठीक है, उसका कोई ऐसा, ठीक है, लीगली यूज का यूज हो, लॉफुल पर्पस हो। 4(2) में बताया गया है कि लॉफुल पर्पस हो मीन्स एनी पर्पस नॉट एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय लॉ। तो तभी जो डेटा फ्यूडिशरी है, ठीक है, इस डेटा को प्रोसेस या इस डेटा का यूज कर सकती है। पर्सनल जो डिजिटल जो इंडिविजुअल्स के डेटा या डेटा प्रिंसिपल के डेटा को प्रोसेस कर सकती है। ये 4 सेक्शंस में इसके ग्राउंड बताए गए। अगला है सेक्शन 5 नोटिस। 5(1) में नोटिस फॉर कंसेंट बिफोर और विथ रिक्वेस्ट। ये जो नोटिस है, ठीक है, अनुमति का नोटिस पहले और बाद में, ठीक है, ये डेटा फ्यूडिशरी के माध्यम से दिया जाएगा। बिफोर आस्किंग फॉर कंसेंट अंडर सेक्शन 6 द डेटा फ्यूडिशरी मस्ट गिव ए नोटिस टेलिंग द डेटा प्रिंसिपल। तो ये जो डेटा फ्यूडिशरी है ये डेटा प्रिंसिपल, देखो यहाँ पर डेटा प्रिंसिपल मतलब क्या है, जिसका डेटा है या जो डेटा का मालिक है। डेटा फ्यूडिशरी मतलब क्या है, जो इस प्रोसेस को या जो भी, ठीक है, इस एक्ट के तहत कोई भी क्राइम है तो उस प्रोसेसिंग को कौन कर रहा है, डेटा फ्यूडिशरी। तो इसमें ये बोला गया है कि डेटा फ्यूडिशरी एक नोटिस देगा, ठीक है, डेटा प्रिंसिपल को एक बताएगा नोटिस के माध्यम से कि आपका डेटा प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। इसको और डिटेल में सेक्शन 6 के अंतर्गत बिफोर आस्किंग द कंसेंट अंडर सेक्शन 6, ठीक है, अनुमति के बिना, ठीक है, ये कैसे होगा, ये सेक्शन 6 जब आएगा हम और देखेंगे। व्हाट पर्सनल डेटा विल बी प्रोसेस एंड फॉर व्हाट पर्पस। ये नोटिस में ये बताएंगे कि ये पर्सनल डेटा आपका क्या है और इसका यूज करने का, प्रोसेसिंग करने का हमारा पर्पस क्या है। हाउ सी कैन एक्सरसाइज राइट्स अंडर सेक्शन 6(4) एंड सेक्शन 13 ग्रीवियंस। तो ये इसके राइट्स क्या होंगे, ठीक है, डेटा प्रोसेस करने के या डेटा को, ठीक है, नोटिस या डेटा से जो भी नोटिस के बाद जो डेटा लिया जा रहा है उसका, ठीक है, उसके राइट्स क्या क्या होंगे। हाउ सी कैन, ठीक है, यहाँ पर सी मतलब कोई फीमेल जेंडर नहीं है। हाउ सी कैन फाइल ए कंप्लेंट टू द बोर्ड, ठीक है, तो डेटा प्रिंसिपल जो है ये बोर्ड को कैसे कंप्लेंट, ठीक है, यदि उसका डेटा अनऑथराइज तरीके से लिया गया है, बिना उसके कंसेंट के लिया गया है, तो नोटिस फॉर कंसेंट, ठीक है, अनुमति के लिए एक नोटिस दिया जाएगा। यदि ये नोटिस के लिए, ठीक है, नहीं दिया गया है तो वो कंप्लेंट बोर्ड को किस तरीके से करेगा, ठीक है। इसमें ये बोला गया है इसको समझाने के लिए कि बैंक केवाईसी का एक एग्जांपल है। एक्स ओपन ए बैंक अकाउंट ऑनलाइन। एक्स कोई व्यक्ति है जिसने ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोला है। बैंक मस्ट गिव नोटिस एक्सप्लेनिंग द पर्सनल डेटा बीइंग टेकन। तो जो एक्स ने यदि अकाउंट खोला है तो जो बैंक को एक कोई पर्सनल डेटा भी चाहिए, तो उसका नाम क्या है, ठीक है, कितने आयु का है, तो कितने, ये सारे जो पर्सनल डेटा है ये बैंक ले सकती है। द पर्पस वीडियो केवाईसी, ठीक है, ये पर्पस क्या है कि अकाउंट खोलने के लिए, वीडियो केवाईसी करने के लिए ये पर्पस है। तो कोई भी, ठीक है, यदि डेटा ले रहा है तो ये डेटा का पर्पस या नोटिफिकेशंस उस डेटा प्रिंसिपल तक यदि पहुंचता है, ठीक है, वो कंसेंट करता है, अनुमति देता है, तभी ये डेटा जो लिया गया है ये लीगली सही माना जाएगा। ये सेक्शन 5 के अंतर्गत बताया गया है। सेक्शन 5(2) में नोटिस फॉर ओल्ड या प्री एक्ट कंसेंट। यदि पहले से, ठीक है, या जो ओल्ड कंसेंट है इसमें नोटिस किस तरीके से होगा। इफ कंसेंट वाज ऑलरेडी गिवन बिफोर द एक्ट केम इनटू द फोर्स। यदि अनुमति पहले, ठीक है, ये एक्ट आया 2023 में, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी एप्लीकेशन ने ये अनुमति किसी डेटा प्रिंसिपल या इंडिविजुअल की पहले ही ले ली है, अब इस केस में क्या होगा। एक्ट तो बाद में आया है, ठीक है, ये हमको बाद में पता चला है डेटा प्रिंसिपल को कि हमारे अधिकार या कोई भी डेटा यदि लॉस हो रहा है या उसका मिसयूज हो रहा है तो उस अधिकार क्या है, तो ये पता चला 2023 में, परंतु परमिशन पहले ही ले ली गई है जब एक्ट नहीं आया था। फिर उस कंडीशन में क्या है, डेटा फ्यूडिशरी मस्ट नोटिफाई द इंडिविजुअल एज सुन एज पार्टिसिपेबल, ठीक है, डेटा जो फ्यूडिशरी है ये
इंडिविजुअल को या डेटा प्रिंसिपल को ये नोटिफाई करेगा। व्हाट पर्सनल डेटा वाज प्रोसेस एंड फॉर व्हाट पर्पस। यदि डेटा पहले इस एक्ट के आने के पहले ही डेटा लिया गया है तो ये उसको नोटिफाई करेगा। हाउ टू एक्सरसाइज राइट्स, हाउ टू कंप्लेन टू द बोर्ड। आपको यदि लग रहा है कि आपकी अनुमति के बाद जो डेटा लिया गया है फिर भी उस डेटा का मिसयूज या गलत तरीके से उपयोग हो रहा है तो कंप्लेन किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो 5(1) में ये बताया गया है कि किसी भी इंडिविजुअल्स का जो डेटा प्रोसेस के लिए डेटा लिया गया प्रोसेस के लिए तो उसके क्या क्या नोटिफिकेशंस में जो फ्यूडिशरी है क्या क्या फ्यूडिशरी नोटिफिकेशंस में क्या क्या उल्लेखित करेगा कि आपका डेटा ठीक है किस पर्पज से लिया जा रहा है, आपके डेटा का मिसयूज है तो आपके पास पावर है कंप्लेन करने की। ठीक है, ये जो डेटा है ठीक है ये अंडर द सेक्शन 64 के अंतर्गत ये आपसे लिया गया है। परंतु अब कोई जो कंसेंट अनुमति है ठीक है ये पहले ही ले ली गई है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेसिंग है ये बताई गई है 5(2) के अंतर्गत। तो ये जो है ठीक है ये 5(2) सेक्शन 5(2) के अंतर्गत बताई गई है। अगला है 5(3) लैंग्वेज ऑप्शन। तो डेटा फ्यूडिशरी मस्ट अलाउज द डेटा प्रिंसिपल टू एक्सेस द नोटिस इन इंग्लिश। ठीक है, जो भी डेटा प्रिंसिपल है जो भी इंडिविजुअल है जिसका डेटा प्रोसेस के लिए लिया गया है तो उसको ऐसा नहीं है कि हमने मलयालम में ठीक है या कोई ऐसी लैंग्वेज में नोटिस दे दिया है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमारा डेटा है ठीक है ये किस तरीके से लिया गया है। तो उसको नोटिस उस लैंग्वेज में दिया जाना चाहिए जो कि वो समझने लायक हो या जो हमारे ठीक है जो 8th शेड्यूल में जितनी भी जो 22 भाषाएं उल्लेखित है उसमें ठीक है या एनी लैंग्वेज लिस्टेड इन जो 8th शेड्यूल है या इंग्लिश में। इंग्लिश क्या है कि इंग्लिश ऐसी है कि जो सभी समझ सकते हैं या किसी के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा जो भी है ठीक है इसका नोटिफिकेशंस फ्यूडिशरी को किस मोड में देना चाहिए, इंग्लिश या 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेज हैं। यदि कोई ठीक है साउथ में से यदि कोई व्यक्ति है ठीक है तो साउथ की लैंग्वेज में उसको डेटा का नोटिस या ऐसा नोटिस दिया जा सकता है। अगला है सेक्शन 6 कंसेंट अनुमति। सेक्शन 6 ठीक है कंसेंट से याद रखना है। अब इस कंसेंट के अंतर्गत बहुत सारे प्रोविजन है। नेचर ऑफ कंसेंट 6(1) में बताया गया कंसेंट किस तरीके से होगा। फ्री स्पेसिफिक इन्फॉर्म्ड अनकंडीशनल अनएम्बिगियस। ठीक है, ये कंसेंट इस तरीके का हो सकता है गिवन बाय क्लियर अफर्मेटिव एक्शंस ओनली फॉर स्पेसिफाइड पर्पस कि भाई यदि ये यूज करना है तभी आप ये हमारी अनुमति है। ठीक है, कोई और यूज है ठीक है तो ये स्पेसिफाइड पर्पस है। लिमिटेड टू नेसेसरी पर्सनल डेटा, हमारा पर्सनल डेटा लिमिटेड है। ठीक है, ये तो कंसेंट के बहुत सारे टाइप है। जो अनुमति जो इंडिविजुअल दे रहा है डेटा प्रिंसिपल दे रहा है तो अनुमति के टाइप्स बताए गए हैं इस 6(1) में। ठीक है, अगला है सेक्शन 6(2) इनवैलिड पार्ट ऑफ कंसेंट। ये कंसेंट का इनवैलिड पार्ट को क्या होगा, एनी पार्ट ऑफ कंसेंट दैट वायलेट्स द एक्ट और एनी लॉ इज इनवैलिड। ठीक है, कोई भी अनुमति ठीक है या कोई भी कंसेंट इस तरीके से जो कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग कैसा है ये वॉयलेशन या एक्ट का वॉयलेशन कर रहा है तो ये क्या होगा, ये इनवैलिड होगा। कंसेंट कैसा होगा, इनवैलिड होगा। ये सेक्शंस याद रखना है। इलस्ट्रेशन में बताया गया कंसेंट टू वेव राइट टू कंप्लेंट इनवैलिड। यदि कोई भी ऐसा कंसेंट लिया गया है जो कि वॉयलेशंस इस एक्ट का वॉयलेशंस कर रहा है तो ये कंप्लेंट कर सकते हैं। इनवैलिड कंसेंट यदि है तो उसकी कंप्लेंट की जा सकती है। इस अकॉर्डिंग या इस लॉ के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशंस कंसेंट रिक्वेस्ट, जो कंसेंट जो अनुमति है उसकी लैंग्वेज क्या होगी, ठीक है, इन क्लियर और प्लेन लैंग्वेज में होगा। ऐसी नहीं होगी ठीक है कि ऐसा लैंग्वेज है कि जो कंसेंट करने वाला व्यक्ति वो समझ ही नहीं पाए। एसेसिबल इन इंग्लिश और एनी 8th शेड्यूल लैंग्वेज। ठीक है, जो 8th शेड्यूल में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है 22 लैंग्वेज का है या ठीक है या इंग्लिश में ये कंसेंट लिया जाएगा। मस्ट प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ डीपीओ और ऑथोराइज पर्संस। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स डीपीओ की कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी और ऑथराइज पर्सन की कि कंसेंट लेने के पहले यदि इंडिविजुअल को डेटा प्रिंसिपल को कोई डाउट है कि हमारे जो भी परमिशन है उसका मिसयूज ना हो जाए या उसको कोई भी डाउट है तो ऑथराइज पर्सन या डीपीओ की ये कॉन्टैक्ट डिटेल होगी। ठीक है, इसके माध्यम से वो अपने डाउट को क्लियर कर सकता है, डाउट दे सकता है कि वास्तव में हमारा डेटा सिक्योर रहने वाला है।
6(4) राइट टू विदड्रॉ कंसेंट। ठीक है, यदि किसी ने, इंडिविजुअल्स ने, डेटा प्रिंसिपल ने यदि अनुमति दे दी है, परंतु इसको लग रहा है कि नहीं नहीं ये अनुमति गलत है, हमारे डेटा का गलत यूज हो सकता है, यदि उसको ऐसी संभावना, पॉसिबिलिटी है, तो ये अपने कंसेंट से, अनुमति से विदड्रॉ कर सकता है। डेटा प्रिंसिपल्स में विदड्रॉ कंसेंट एनी टाइम एंड द विदड्रॉवल मस्ट बी एज इजी एज गिविंग कंसेंट। ठीक है, 6(4) याद रखना है कि कंसेंट ये विदड्रॉ हो सकता है। 6(5) इफेक्ट ऑफ विदड्रॉल। अब ये जो विदड्रॉ किया है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। डेटा प्रिंसिपल बियर्स कंसिक्वेंस ऑफ विदड्रॉल। विदड्रॉल डज नॉट अफेक्ट पास्ट लॉफुल प्रोसेसिंग। पहले जो भी प्रोसेस हो चुकी है, ठीक है, यदि ये कि प्रोसेस या विदड्रॉ आज किया है तो पहले जितनी प्रोसेस हो गई है वो लीगली मानी जाएंगी। आगे जो प्रोसेस है ये कंसेंट अनुमति नहीं है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। कस्टमर, ठीक है, इलस्ट्रेशन में देख लेते हैं। कस्टमर विड्रॉइंग कंसेंट आफ्टर प्लेसिंग एन ऑर्डर। ठीक है, ऐप एक्सेस में स्टॉप बट ऑर्डर फुलफिलमेंट कंटिन्यूअस। अब यदि क्या है, हम कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यदि, ठीक है, ये सोशल वो जो होती है ई कॉमर्स वेबसाइट है, इनसे यदि कोई ऑर्डर किया है तो हमने अपना कोई डेटा दे दिया है, हमने ऑर्डर कर दिया है, और जैसे ही डिलीवरी है हमने उसको कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो ये इसके पहले की जो कार्रवाई है ये लीगली मानी जाएगी, बस इसके बाद कार्रवाई कैसी है, ठीक है, ये इलीगल हो जाएंगी या इस एक्ट के विरुद्ध हो जाएंगी। अगला है 6(6) ड्यूटी टू स्टॉप प्रोसेसिंग आफ्टर विड्रॉल। ठीक है, अब डेटा फ्यूडिशरी की ड्यूटीज क्या होगी जब यदि कोई इंडिविजुअल ने डेटा जो है देने से मना कर दिया, अनुमति उसकी मना कर दी है। डेटा फ्यूडिशरी मस्ट स्टॉप प्रोसेसिंग विद इन रीजनेबल टाइम। ठीक है, तो डेटा फ्यूडिशरी ये कुछ समय में ये जो भी प्रोसेसिंग उसको स्टॉप कर देगा। मस्ट इंश्योर डेटा प्रोसेसर ऑल्सो स्टॉप। ये इंश्योर करेगा कि जो डेटा प्रोसेसर है ऑटोमेटिक मोड में, तो ये भी इंस्टॉल हो, ये भी स्टॉप हो जाए। अनलेस प्रोसेसिंग इज अलाउड अंडर द एक्ट और अनदर लॉ। ठीक है, यदि, ठीक है, कहीं पर ये प्रोसेसिंग अलाउ की गई है, यदि कोई नेशनल सिक्योरिटी की बात है, यदि कोई टेरर है, ठीक है, तो टेररिस्ट है, तो उसके डेटा को प्रोसेस करने के लिए जरूरी है, फिर उसमें ये एक्ट लागू नहीं होगा। तो इसमें यही बोला गया, अनलेस प्रोसेसिंग अलाउड अंडर द एक्ट और अनदर लॉ। किसी लॉ में ये बोला गया है, ठीक है, कोई नेशनल सिक्योरिटी का यदि बात है, यदि कोई टेररिस्ट से रिलेटेड यदि है, तो वहां पर डेटा प्रोसेस करना जरूरी है, तो फिर डेटा प्रोसेस उसके कंसेंट के बिना भी किया जा सकता है, यदि किसी एक्ट में ये बात बोली गई है। 6(7) सेक्शन 6(7) के अंतर्गत 6 के ही सब सेक्शन है ये 7। कंसेंट थ्रू कंसेंट मैनेजर, इसमें बोला गया कंसेंट कैन बी गिवन, रिव्यूड, मैनेज और विड्रॉ थ्रू ए कंसेंट मैनेजर। ठीक है, तो यदि किसी भी इंडिविजुअल या डेटा प्रिंसिपल के द्वारा जो अनुमति या विड्रॉल दिया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जाएगा, किसको, डायरेक्ट प्रेसिडेंट को बताएंगे क्या, प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे, किसको बताएंगे, कंसेंट मैनेजर को, कि हमारा जो डेटा प्रोसेस है ये कंसेंट अनुमति देते हैं किसको, कंसेंट मैनेजर को। तो 6 के 7 में बताया गया है, सेक्शन 6 के सब सेक्शन 7 में कंसेंट मैनेजर ये कंसेंट लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। 6 के 8 में अकाउंटेबिलिटी ऑफ कंसेंट मैनेजर, जो कंसेंट मैनेजर ने जो कंसेंट लिया उसकी अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व तो क्या होंगे, एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ डेटा प्रिंसिपल। ठीक है, ये एक्ट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ डेटा प्रिंसिपल, फॉलो प्रिस्क्राइब्ड ऑब्लिगेशंस, जो भी नियम है, ठीक है, जो भी दायित्व है उनको फॉलो करेगा। तो डेटा जो कंसेंट मैनेजर है, ठीक है, ये डेटा प्रिंसिपल के, ठीक है, एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द डेटा प्रिंसिपल। अगला है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंसेंट मैनेजर। ये सेक्शन 6 के सब सेक्शन 9 में रजिस्ट्रेशन ऑफ कंसेंट मैनेजर, जो कंसेंट मैनेजर है, एवरी कंसेंट मैनेजर मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ द बोर्ड। ये जो बोर्ड बनाया जाएगा आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो बोर्ड में ये कैसा होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, एंड मीट प्रिस्क्राइब्ड टेक्निकल, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड। burden of proof, if consent is questions, data fiduciary must prove that notice was given and valid consent was obtained as per act and rules. अगला है सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 हम लोग कल पढ़ेंगे। सेक्शन 6 तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है,
सेक्शन 6 के अंतर्गत हम लोगों ने जो भी डेटा दिए जा रहे हैं, ठीक है, उसकी अनुमति सेक्शन 6 में पड़ी है। तो एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो चैप्टर 2 के अंतर्गत ग्राउंड फॉर प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा, किसी के भी जो डेटा प्रिंसिपल है उसके डेटा को कलेक्ट करना है, लेना है, तो उसका ग्राउंड्स आधार क्या क्या होंगे, ये 4 के अंतर्गत हम लोगों ने देखे, ठीक है। अब जिस भी इंडिविजुअल का डेटा लिया जा रहा है उस इंडिविजुअल को नोटिस दिया जाएगा, और नोटिस उसकी लैंग्वेज में, उसकी समझने वाली लैंग्वेज में, या जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें नोटिस दिया जाएगा। ये 5th सेक्शन में बताया गया है। देखो और डिटेल में आया है, यदि कोई भी क्वेश्चन तो ये सेक्शंस के सब सेक्शंस में वो जाएगा, नहीं तो अधिकांश क्वेश्चंस ये सेक्शंस के, ठीक है, आपको ये सेक्शंस जो हैं, ठीक है, इसी में पता चल जाएगा। जो सब सेक्शन से ये डिटेल में यदि क्वेश्चंस आया तो ये सब सेक्शंस के अंतर्गत पूछ सकते हैं। कंसेंट, इसमें डेटा प्रिंसिपल के द्वारा अलग अलग कंसेंट अनुमति दी जाती है, ठीक है। तो ये अनुमति के क्या टाइप होंगे, अनुमति किसको दी जाएगी, ये हम लोग 6 के अंतर्गत कंसेंट मैनेजर को अनुमति कंसेंट दिया जाएगा। कंसेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशंस क्या क्या होंगे, ये सारी चीजें 6 के अंतर्गत बताई गई है। 7th में सर्टेन लेजिटिमेट यूजेस उसके क्या क्या हो सकते हैं उस डेटा के, उस प्रिंसिपल डेटा के, ठीक है, ये 7th में। तो ये 7th 8th 9th 10th ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 1 चैप्टर 2 के सेक्शन 6 तक पढ़ चुके हैं। इसमें यदि शॉर्ट में रिवीजन करेंगे तो ये जो डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, ये क्या है, ठीक है, ये हम लोग देख रहे थे कि ये 2023 में ये इनेक्टेड हुआ है। ये इसकी 3 डेट याद रखनी है। कौन कौन सी 3 डेट याद रखनी है? 7 अगस्त को द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है ये 7th ऑफ अगस्त को लोकसभा से पास हुआ है, 9th ऑफ अगस्त को ये राज्यसभा से पास हुआ है, 11th ऑफ अगस्त 2023 को ये पूरे भारत में लागू हुआ है। इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं? तो टोटल चैप्टर है 9 और टोटल सेक्शन कितने हैं? तो 44। तो बाकी नेक्स्ट जो इसका है 7th 8th 9 ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत, ठीक है। अब ये डेफिनेशंस में भी जो इंपॉर्टेंट है, पर्सनल डेटा ब्रीच, इसके अलावा मैंने जो बताई थी मैन डेटा फ्यूडिशरी डेटा प्रिंसिपल, ये दो जो डेफिनेशन है जरूर याद होनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने सेक्शन 6 तक पढ़ा है, सेक्शन 6 की बात कंटिन्यू करेंगे कल। तो ये आप लोग जो एक्ट हैं इसको याद रखने का सही तरीका यही है कि जो एक्ट है उसके सेक्शंस के आगे बस सिर्फ कीवर्ड आप लिखते जाए, उसको पेपर पर, ठीक है, लिख कर इसको अपनी दीवार पर चिपका लें और इसको 2-3 बार रिवीजन करना है, तभी ये एक्ट याद होंगे, वरना इनको एक्ट को याद रखना बहुत मुश्किल होगा। बस इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। एमसीक्यू मैराथन क्लास लेके आएंगे जिससे इस एक्ट से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो वो भी डिस्कस किए जाएंगे, जिससे आपको एक्ट से आपकी जो एक्ट की समझ है वो और अच्छे से हो पाएगी। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, नमस्कार।